हेलो एवरीवन। आज है 22 नवंबर। तो 22 नवंबर 2024 को क्या क्या इंपॉर्टेंट आर्टिकल आए हैं वो हम देखेंगे। 21 नवंबर का जो न्यूज़पेपर है वो अभी बाकी है। उसके जो भी इंपॉर्टेंट आर्टिकल होंगे मैं इस न्यूज़पेपर में इनकुलकेट कर दूंगा या फिर मैं नेक्स्ट वाले डे में एक भी आर्टिकल आपको छूटेगा नहीं इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो आइए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। तो गौतम जो अडानी है जो इंडिया में दो ही है मेन इंडियन बिजनेसमैन, अंबानी और अडानी। ठीक है, ब्राइबरी के चार्ज में उनको मतलब कि उनका अरेस्ट वारंट निकाल दिया है सिक्योरिटी फ्रॉड में। ठीक है, तो ये एक बहुत बड़ा इशू है। अडानी जो इंडिया है उसके जो शेयर हैं वो गिर सकते हैं काफी ज्यादा। ठीक है, क्लाइमेट कंसेंसस ऑन न्यू क्लाइमेट फाइनेंस गोल रिमेन इल्यूसिव। अब भी कंसेंसस नहीं बनी है, न्यू क्लाइमेट जो गोल थे तो फाइनल नहीं हो पाई है। तो जो न्यू कलेक्टिव क्वांटिफाइड गोल क्लाइमेट फाइनेंस के लिए थे, ठीक है, ये होते क्या है? न्यू कलेक्टिव क्वांटिफाइड गोल क्या है? मनी दैट विल बी गिवन बाय डेवलप्ड कंट्री टू डेवलपिंग नेशन। डेवलप्ड कंट्री किसको पैसे देंगे? डेवलपिंग नेशन को। टू हेल्प देम ट्रांजिशन अवे फ्रॉम फॉसिल फ्यूल एंड ग्रीन हाउस गैस एमिशन। तो जो डेवलपिंग कंट्रीज है, ये मान लो डेवलपिंग कंट्री है, ये डेवलप्ड कंट्री है, ये क्या करेंगे? इनको मनी देंगे। क्या देंगे? मनी। तो इस पैसे का ये क्या करेंगे? जो जो इनकी इंडस्ट्रीज है, मान लो इतनी सारी इंडस्ट्री है ये डेवलपिंग कंट्री की, इनमें ग्रीन एनर्जी को ये प्रमोट करेंगे। और जो फोसिल फ्यूल है, फोसिल फ्यूल, इसको क्या करेंगे? मतलब फोसिल फ्यूल और जितनी भी ये सारी चीजें हैं, इन सबको क्या करेंगे? मतलब कम करेंगे। ठीक है, ग्रीन हाउस गैसेज को। लेकिन इनको ग्रीन फ्यूल को प्रमोट करेंगे, जो रिन्यूएबल एनर्जी होगी उन। तो इसी के लिए ये दिया गया। तो तो जो डेवलपिंग नेशन है वो बोल रहे हैं ये ट्रिलियंस ऑफ डॉलर हो सकते हैं। तो जो डेवलप्ड नेशन है उन्होंने क्या बोला है कि उन्होंने ऑलरेडी 115 बिलियन तो 2011-12 में ट्रांसफर कर दी है डेवलपिंग नेशन को। बट अभी तक जो टारगेट है वो मीट नहीं हुआ है। ठीक है, टारगेट कितना था? पेरिस एग्रीमेंट के अकॉर्डिंग ए न्यू टारगेट अबव 100 बिलियन मस्ट बी एग्रीड बाय 2025 से पहले ये टारगेट पूरा होना चाहिए। एक जो क्रूशियल पॉइंट है जो रिजोल्व करना चाहिए वो क्या है? क्लियर डिस्टिंक्शन बनाना है न्यू क्लाइमेट क्वांटिफाइड गोल और क्लाइमेट फाइनेंस के बीच में। ठीक है, क्लाइमेट जो फाइनेंस है, ठीक है, क्लाइमेट फाइनेंस टेक्निकली every dollar that is even remotely connected to some aspect of climate। क्लाइमेट के किसी भी एस्पेक्ट से जो भी पैसा आ रहा है डेवलपिंग कंट्री में, उसको उसमें इंक्लूड करेंगे। ठीक है, जैसे ग्लोबल क्लाइमेट फाइनेंस का फ्लो 63% बढ़ा है, लेकिन यह अलग है न्यू क्लाइमेट क्वांटिफाइड गोल। तो 1.3 ट्रिलियन तक पहुंच सकता है क्लाइमेट फाइनेंस। तो अब क्या है, मेन चीज क्या है? A block of developing country has submitted that NCQG must be X ट्रिलियन डॉलर की, इतने ट्रिलियन डॉलर उनको मिलने चाहिए फ्रॉम 25 से 35 तक, और लो कॉस्ट पे लोन मिलना चाहिए। तो ये सारा अभी जो इश्यू है, इनमें जो टसल है वो बनी हुई है, स्टिल कंटिन्यू है। CAQN ने जो कमीशन ऑन एयर क्वालिटी मैनेजमेंट, इसका बैकग्राउंड नॉलेज कल हमने करवाई थी, उसने सबमिट किया है सुप्रीम कोर्ट में कि उन्होंने जो पैडी बर्न में जो इंक्रीज हुआ है, इंक्रीमेंट हुआ है, वो इग्नोर किया है पंजाब हरियाणा में। तो वो रिपोर्ट में इन्होंने किया ही नहीं सबमिट। अब सुप्रीम कोर्ट इन पे देखना कैसे फटकार लगाएगा। तो जब क्लाइमेट चेंज की बात कर रहे थे गाइज, तो कुछ इंपॉर्टेंट क्लाइमेट चेंज की समिट से बात कर लेते हैं। इनकी हिस्ट्री कैसे स्टार्ट हुई, कब से स्टार्ट हुई। सबसे पहले हुई थी स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस। स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस कब हुई थी? 1972 में। इसी को सबसे बड़ा इंटरनेशनल, फर्स्ट मेजर इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस बोला जाता है। इसी की वजह से यूएन यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम एस्टेब्लिश हुआ,
जो इन्वायरमेंट डिग्रेडेशन से रिलेटेड अवेयरनेस करता है। ठीक है, उसके बाद आई गाइज 1987 में ब्रुंटलैंड ब्रुंडटलैंड रिपोर्ट। इसका क्या सिग्निफिकेंस है? इसने इंट्रोड्यूस करवाया सस्टेनेबल डेवलपमेंट के कॉन्सेप्ट को और एम्फेसाइज करवाया इंटरजनरेशनल इक्विटी को। ठीक है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होता है कि हम जो भी हमारे पास रिसोर्सेज हैं, नेचुरल रिसोर्सेज, उनको बड़े ध्यान से यूज करें, केयरफुली, सो दैट जो नेक्स्ट जनरेशन है वो भी उनको अच्छे से यूज कर सके। ठीक है, फिर हुआ 1992 में अर्थ समिट। ठीक है, तो इस इवेंट को बोला गया यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट। इसका आउटकम क्या हुआ? यूएनएफसीसी बनी इससे, यूएनएफसीसी। और क्या बना था इससे? देखिए, जो अर्थ समिट है 1992 में जो हुई थी, उससे 3 बॉडी बनी थी, यूएनएफसीसी, यूएनसीसीडी, यूएनसीबीडी। ठीक है, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क ऑन कॉन्फ्रेंसेज, यूनाइटेड नेशन क्लाइमेट चेंज अगेंस्ट डेजर्टिफिकेशन, यूएनसीबीडी थी थर्ड ये। यूनाइटेड नेशन मतलब बायोडाइवर्सिटी फ्रेमवर्क। ठीक है, तो ये बना था यूएनएफसीसी। यूएनएफसीसी जो है एक नॉन बाइंडिंग एग्रीमेंट है स्टेबलाइज करने के लिए ग्रीन हाउस गैस इमिशन को। ठीक है, तो ये किसके बेस पे बनी है? CBDR, कॉमन बट डिफरेंशिएट रिस्पॉन्सिबिलिटी। रिस्पॉन्सिबिलिटी तो सभी की है, सभी डेवलप्ड एंड डेवलपिंग कंट्री की, लेकिन दोनों की अलग अलग है, क्योंकि डेवलप्ड वालों ने ज्यादा कर रखा है पोल्यूशन पहले ही ऑलरेडी, जो क्लाइमेट तो पोल्यूट उन्होंने ही कर रखा है। नेक्स्ट है क्योटो प्रोटोकॉल। क्योटो प्रोटोकॉल एक लीगली बाइंडिंग कमिटमेंट है, याद रखना, डेवलप्ड कंट्री के लिए रिड्यूस करने के लिए ग्रीन हाउस गैस इमिशन। ठीक है, तो इस क्योटो प्रोटोकॉल में कार्बन ट्रेडिंग और क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म और ज्वाइंट इम्प्लीमेंटेशन, ये तीनों चीजें इंट्रोड्यूस करवाई गई। लिमिटेशन क्या है इसकी? यूएस ने रेटिफाई नहीं किया, जिस वजह से इकोनॉमिक कंसर्न काफी आए। ठीक है, बाली समिट हुई थी 2007 में, COP 13 जिसको बोला जाता है। ठीक है, इसने एक नेगोशिएशन स्टार्ट किया पोस्ट क्योटो एग्रीमेंट, जिसको बाली रोड मैप भी बोला जाता है। मिटिगेशन, एडेप्टेशन और टेक्नोलॉजी ट्रांसफर और फाइनेंसिंग, इन सब पे फोकस किया गया। 2009 में कोपनहेगन रिकॉर्ड हुआ, 2000 अकॉर्ड सॉरी कोपनहेगन में अकॉर्ड हुआ 2009 में, COP 15 थी। ठीक है, इन्होंने क्या कहा कि लिमिट है ग्लोबल जो वार्मिंग उसको 2% से 2% तक रखना है अबव प्री इंडस्ट्रियल लेवल। ठीक है, ग्लोबल वार्मिंग को जो टेम्परेचर है उसको 1990 के लेवल से 2% से ज्यादा नहीं जाने देना। बट लीगली बाइंडिंग ट्रीटी नहीं हुई, फिर यहीं से डिवाइड क्रिएट हुआ था डेवलप्ड एंड डेवलपिंग नेशन में। फिर डरबन प्लेटफॉर्म आया, COP 17। ठीक है, इन्होंने लीगली बाइंडिंग क्लाइमेट एग्रीमेंट एप्लीकेबल टू ऑल कंट्री। नेक्स्ट है, फिर आया 2015 में पेरिस, जिसको COP 21 भी बोला जाता है, पेरिस एग्रीमेंट। ये एक लीगली बाइंडिंग एग्रीमेंट था, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, सब नेशन ने इसमें पार्टिसिपेट किया। की फीचर क्या क्या है इसके? ग्लोबल वार्मिंग को 2 डिग्री सेल्सियस से नीचे रखना है और ज्यादा कोशिश करनी है 1.5 डिग्री से ऊपर ही ना बढ़े सेल्सियस से टेम्परेचर। NDC, कंट्रीज को क्या करने हैं सेट? NDC, इमिशन रिडक्शन के लिए। ठीक है, नेक्स्ट है, टारगेट में कोई भी डिस्टिंक्शन नहीं होगा डेवलप्ड और डेवलपिंग कंट्री के लिए। और इंडिया का क्या रोल है इसमें? इंडिया ने एम्फेसाइज किया इक्विटी एंड CBDR प्रिंसिपल पे, कि हम एम्बिशियस जो NDC है उनको कमिटमेंट कर देंगे, पूरा कर देंगे, लेकिन इक्विटी मेंटेन होनी चाहिए। नेक्स्ट है कटोवाइस रूल बुक, 2018 में COP 24 हुई, तो पेरिस एग्रीमेंट को इम्प्लीमेंटेशन के लिए, ट्रांसपेरेंसी रिपोर्टिंग के लिए रूल बुक अडॉप्ट की गई। फिर COP 26 बड़ी इंपॉर्टेंट है, COP 26 ग्लासगो में हुई थी। तो यहाँ एक इम्पोर्टेंट सिग्निफिकेंट
नेट जीरो टारगेट कब तक करना है ये डिसाइड हुआ। तो ग्लासगो क्लाइमेट पैक्ट हुआ, ठीक है। फेज डाउन कोल, कोल को फेज करना है। मिथुन मिथेन एमिशन को रिड्यूस करना है। हाफ करना है डिफोरेस्टेशन को 2030 तक। डेवलप कंट्री ने प्लान दी, दोबारा से 100 बिलियन देंगे वो क्लाइमेट फाइनेंस के लिए। फिर 2022 में नेक्स्ट समिट हुई COP 27, शर्म अल शेख समिट, ठीक है। लॉस एंड डैमेज फंड, फाइनेंशियल वनरेबल नेशन के लिए ये बना। लॉस एंड डैमेज फंड बड़ा इंपॉर्टेंट है। COP 28 कब हुई? 2023 में हुई। इसमें क्लाइमेट फाइनेंस फाइनेंस पे, रिविजिटिंग NDC पे और लॉस एंड डैमेज फंड पे बात हुई, ठीक है। तो की एग्रीमेंट और प्रोटोकॉल क्या, जो जैसे UNFCC है, ठीक है, ये भी क्या नॉन बाइंडिंग है। ये नॉन बाइंडिंग 1992 में ये बनी थी, ठीक है। उसके बाद क्योटो प्रोटोकॉल 2000 सॉरी 1997 में ये लीगली बाइंडिंग था फॉर डेवलप्ड कंट्री। और पेरिस एग्रीमेंट 2015 में जो यूनिवर्सली लीगली बाइंडिंग था, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। इंडिया का भी बड़ा इंपॉर्टेंट रोल हुआ है पेरिस एग्रीमेंट में। इंडिया ने 2015 में के आसपास इंटरनेशनल सोलर अलायंस स्टार्ट किया, इनिशिएट किया। पंचामृत स्ट्रेटजी इंडिया ने COP 26 में की स्टार्ट, ठीक है। जिसका मेन एम क्या था? नेट जीरो। कब तक? बाय इंडिया ने कब तक नेट जीरो करना है? नेट जीरो मतलब जितना हमारा कार्बन इमिशन हो रहा है ना, उतना ही हम कार्बन एब्जॉर्ब भी कर रहे हैं, बस मेन ये मतलब है नेट जीरो का, ठीक है। तो 2070 तक। नेक्स्ट क्या है? इक्विटी एंड CBDR, फेयर कंट्रीब्यूशन फ्रॉम डेवलप्ड नेशन। तो ये था सारा इन्वायरमेंट की काफी हिस्ट्री जो हमने देखी। अब COP 29 अभी अभी हुई थी अजरबैजान बाकू में, ठीक है। अजरबैजान किसको टच करता है? कैस्पियन सी को। अब मुझे बताओ कमेंट में, कैस्पियन सी को बाकी कितनी कंट्रीज हैं वो टच करते हैं, और उसकी ट्रिक क्या है, उनको याद कैसे रखोगे कैस्पियन सी को। इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव लिए गए, ठीक है। तो COP 29 को फाइनेंशियल COP भी बोला जाता है, क्योंकि सब्सटेंशियल क्लाइमेट फाइनेंस पे एम्फेसाइज दिया गया इंडिया और जो डेवलपिंग कंट्री थी, ठीक है। और इंडिया और अदर जो डेवलपिंग नेशन है उन्होंने बोला कि 1 ट्रिलियन एनुअली डेवलप्ड नेशन सपोर्ट करेंगे क्लाइमेट मिटिगेशन और एडेप्टेशन एफर्ट में। उसके बाद कार्बन मार्केट आर्टिकल 6 वो क्या कर दी गई? ऑपरेशनलाइज कर दी गई, ठीक है। कार्बन क्रेडिट ट्रेडिंग, ऑथोराइजेशन प्रोसेस, ये सब। CBDR वही, ठीक है। टेक्नोलॉजी ट्रांसफर पे भी काम किया गया। इंडिया ने एडवोट किया कि IPR को रिमूव करो ग्रीन टेक्नोलॉजी के लिए। और मिशन लाइफस्टाइल फॉर एनवायरनमेंट, ये इंडिया ने दिया था कोप कब? 21 में, जो ग्लासगो समिट हुई थी उसमें, ठीक है। COP 26 में, ठीक है। ग्लोबल स्टॉकटेक एंड एनहांस्ड NDC, फर्स्ट ग्लोबल जो स्टॉकटेक है पेरिस एग्रीमेंट में, वो अपडेट की जाएगी NDC 2025 तक। NDC क्या थे? नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन, कि हमारे अपने टारगेट होंगे, हमने कितने अचीव कर लिए वो बताने हैं, ठीक है। इंडिया का क्या रोल था? इंडिया का रोल था क्लाइमेट जस्टिस को एडवोकेट करना और रिन्यूएबल एनर्जी को प्रमोशन करना। नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन इंडिया ने लिया, इंटरनेशनल सोलर अलायंस, ठीक है। उसके बाद लोकल एडेप्टेशन जो प्रोजेक्ट थे, और ग्लोबल लीडरशिप इन ग्लोबल पैनल्स, तो ये सारी चीजें थी। तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट थी। उसके बाद इंडिया की खुद की क्या हिस्ट्री है एनवायरमेंटल लेजिस्लेशन में, इंडिया ने क्या क्या किया अभी तक। प्री इंडिपेंडेंस IPC था, इंडियन पेनल कोड, जो अभी भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक संहिता ऐसे चेंज हो गया। तो सेक्शन 268 में पब्लिक नोसेंस के लिए हेल्थ और एनवायरनमेंट को अच्छा कैसे रखना है वो बताया गया था उसमें। शोर नोसेंस बॉम्बे एंड कलकत्ता एक्ट 1853 था, काफी अर्लीस्ट एनवायरमेंटल लॉ बोला जाता है कोस्टल एरियाज में। पोस्ट इंडिपेंडेंस फैक्ट्री एक्ट आया 1948 में, कि हैजर्ड वेस्ट को कैसे कंट्रोल करना है फैक्ट्रीज में। फॉरेस्ट पॉलिसी 1952 में आई थी इंडिया की।
सस्टेनेबल मैनेजमेंट कैसे करना है फॉरेस्ट का। स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस 1972 में हुई थी, वही है, वो तो हमने देखा ही था, इंडिया ने भी उसमें पार्टिसिपेट किया था। तो तभी हमने वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 लेके आए थे, फ्लोरा एंड फोना को कैसे हमें सेव करना है। वाटर कंजर्वेशन एक्ट और प्रिवेंशन एंड पोल्यूशन एक्ट 1974 आया था, ठीक है, वाटर के पोल्यूशन को कैसे हमें कंट्रोल करना है, और उसी से एक बोर्ड बना था सेंट्रल पोल्यूशन सीपीसीबी, सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1976 42nd अमेंडमेंट के अकॉर्डिंग हुआ था, जो उसमें आर्टिकल 48A ऐड कर दिया गया था डीपीएसपी में कि एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट कैसे करना है, और ऐड कर दी गई थी ड्यूटी 51A जी में है एनवायरनमेंट, ठीक है। एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करना हमारी एक फंडामेंटल ड्यूटी है। मुझे बताओ जो फंडामेंटल ड्यूटी है वो लीगली बाइंडिंग है या नहीं, ठीक है, उनका स्टेटस क्या है, और फंडामेंटल जो राइट है वो क्या है, जुडिशिएबल है या नहीं, और जो डीपीएसपी है उनका क्या स्टेटस है, बताओ तीनों। पोस्ट भोपाल डिजास्टर एरा, भोपाल गैस ट्रेजेडी 1984 में हुई थी, मिथाइल आइसोसाइनेट उसमें से निकली थी। तो फिर इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट आया 1986 में, ठीक है। उसके बाद फॉरेस्ट कंजर्वेशन आया 1980 में। फॉरेस्ट लैंड फॉर नॉन फॉरेस्ट पर्पजेज के लिए कैसे यूज करनी है, उसका यूज रिस्ट्रिक्ट किया था इसके अकॉर्डिंग। बायोडाइवर्सिटी एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए नेशनल कंजर्वेशन स्ट्रेटजी एंड पॉलिसी स्टेटमेंट आई। बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट आया 2002 में। इंडिया ने जो सीबीडी में किया था ना कि बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व करेगा। इन्वायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट का नोटिफिकेशन आया। मैंडेट क्या इन्वायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट, कि इन्वायरमेंट को इंडस्ट्री के साथ कैसे हमें रूल एंड रेगुलेशन फॉलो करने हैं, क्या नॉर्म्स रहेंगे अगर इंडस्ट्री कहीं पे भी लगेगी तो। उसके बाद क्लाइमेट चेंज और ग्लोबल कमिटमेंट हमने किया, एनजीटी बनी 2010 में, स्पेशलाइज्ड ट्राइब्यूनल है इन्वायरमेंट डिस्प्यूट को रिजोल्व करने के लिए। एनर्जी कंजर्वेशन एक्ट 2001 आया, एनर्जी इफिशियंस और कार्बन फुटप्रिंट को कम करने के लिए। सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट 2016 आया, ठीक है, ग्रोइंग वेस्ट मैनेजमेंट चैलेंज को काउंटर करने के लिए। लैंडमार्क कोर्ट जजमेंट वेलोर सिटीजन वेलफेयर फोरम वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड प्रिक्वेशनरी प्रिंसिपल, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया गया। एमसी मेहता केस, ठीक है, जैसे गंगा पोल्यूशन, व्हीकलर पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन, इनको कैसे कंट्रोल किया जाए, इसमें काफी इंपॉर्टेंट केस किया गया। राइट टू एनवायरमेंट फ्री लाइफ, राइट टू लाइफ का पार्ट बना दिया गया आर्टिकल 21। रिसेंट इनिशिएटिव नेशनल क्लीन एनर्जी एंड एनवायरमेंट फंड बनाया गया। नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज 2008, सोलर मिशन एंड ग्रीन इंडिया मिशन, प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट रूल, ये भी बनाए गए। तो काफी इंपॉर्टेंट था ये, हमने देखा। आगे देखते हैं क्या इंपॉर्टेंट है। तरुण तरुणर सपना स्कीम, इसमें क्या है ना, लैपटॉप बांट रहे थे 10th और 11th के बच्चों को, उसमें घोटाला हो गया है वेस्ट बंगाल में। तो एजुकेशन से रिलेटेड क्या क्या इंपॉर्टेंट स्कीम है, शिक्षा अभियान है, ठीक है, स्कूल एजुकेशन रिलेटेड देखें तो क्लास 12 तक, ठीक है, प्री स्कूल से, कि इंक्लूसिव एजुकेशन, क्वालिटी एजुकेशन। मिड डे मील स्कीम है, न्यूट्रिएंट्स लेवल बढ़ाना है, अटेंडेंस स्कूल में बढ़ानी है, मील किसको 1 to 8 क्लास। पीएम पोषण स्कीम, इसका नाम रख दिया गया मिड डे मील का 2021 में, ठीक है। मिलेट बेस्ड न्यूट्रिशन बेस का ज्यादा फोकस है। एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल ट्राइबल स्टूडेंट के लिए, ठीक है, डिस्पेरिटी को रिड्यूस करने के लिए कहाँ, एजुकेशन में। ऑपरेटिंग डिजिटल बोर्ड 9 to 12 टेक्नोलॉजी के थ्रू। हायर एजुकेशन के लिए नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 आई, मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच, फ्लेक्सिबल करिकुलम, कॉमन एंट्रेंस सीयूईटी के थ्रू एडमिशन। राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान रूसा, हायर एजुकेशन में इंफ्रास्ट्रक्चर को कैसे इंप्रूव किया जाएगा, ये उसके थ्रू है। ज्ञान ग्लोबल इनिशिएटिव फॉर एकेडमिक नेटवर्क, हायर एजुकेशन ग्लोबल कोलेबोरेशन के थ्रू कैसे इंप्रूव किया जाएगा। पीएम उषा, पीएम उज्ज्वल स्कीम फॉर हायर एकेडमिक्स, पीएम उज्ज्वल स्कीम फॉर हायर एकेडमिक्स, ठीक है। रिफॉर्म हायर एजुकेशन एनईपी 2020 के थ्रू। डिजिटल एंड स्किल बेस्ड एजुकेशन, पीएम ई विद्या, कोविड-19 के टाइम पे आई है, ऑनलाइन एजुकेशन स्टूडेंट के लिए। दीक्षा प्लेटफॉर्म फॉर ई कंटेंट, 1 क्लास 1 टीवी चैनल इनिशिएटिव, स्वयं प्रभा के अंडर में। स्किल इंडिया मिशन, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, नेशनल अप्रेंटिस प्रमोशन स्कीम, स्वयं स्कीम आई एक। प्रमोट मूक मासिव ओपन ऑनलाइन कोर्स, ठीक है। सोशली इंक्लूसिव एजुकेशन,
नेशनल मीन कम मेरिट स्कॉलरशिप, पढ़े भारत बढ़े भारत, लिटरेसी एंड न्यूमरेसी को ज्यादा बढ़ाना है 1 से 5 तक। बेटियां पढ़ो मिशन, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ तो था एक, लेकिन एक और बेटियां पढ़ो मिशन है ये, जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का ही पार्ट है। गर्ल चाइल्ड एजुकेशन को प्रमोट करना है। टीचर ट्रेनिंग निष्ठा स्कूल, नेशनल इनिशिएटिव फॉर स्कूल हेड एंड टीचर होलिस्टिक एडवांसमेंट। अब ये जितनी चीजें मैं करवा रहा हूँ ना, ये प्री और मेंस परस्पेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बड़ा ध्यान से सुना करो, जो जो सुनेगा उसको काफी फायदा होगा। आगे चलते हैं। केरला मिनिस्टर को इन्वेस्टिगेट करेंगे कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर, उन्होंने जो भी बोला है, ये हाई कोर्ट ने बोला है, छोड़ देते हैं इसको, आगे चलते हैं। रॉक कट फुटप्रिंट मेगालिथिक पीरियड के वो मिले हैं केरला के खेरापोइल में। ठीक है, तो अलेक्जेंडर कनिंगम कौन थे बताओ, अलेक्जेंडर कनिंगम कमेंट सेक्शन में बताइए। बांदीपुर टाइगर रिजर्व कहाँ है, कर्नाटका में। एआई समिट हुई है 2024 में, बड़ा इंपॉर्टेंट है। ग्लोबल कंसेंसस मस्ट टू फेस चैलेंज इन यूजिंग एआई फॉर गवर्नेंस। ठीक है, तो काफी इंपॉर्टेंट है एआई समिट चेन्नई में। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है एआई, और एआई के ऊपर एथिक्स में क्वेश्चन भी आया था, तो ये सारे एआई से रिलेटेड है। रणथंबोर टाइगर रिजर्व, रणथंबोर बताओ कहाँ पे है। नेक्स्ट है इंडिया नीड्स एन इन्वायरमेंटल हेल्थ रेगुलेटरी एजेंसी। इंडिया को एक रेगुलेटरी एजेंसी की जरूरत है। पोल्यूशन तो कंट्रोल हो नहीं रहा, मणिपुर वाला केस डेली आ रहा है, ये इस क्रिकेट से रिलेटेड है, इसको छोड़ देते हैं। तो इंडिया को एक ऐसी, जो मतलब कि इन्वायरमेंटल की वजह से जो इंडिया का हाल हो रहा है, कोप में भी इंडिया ने इमिशन गैप रिपोर्ट में भी बोला कि इंडिया ने 6% ज्यादा ग्रीन हाउस गैस का इमिशन हुआ है पिछले साल से। तो इंडिया को EHRA एस्टेब्लिश करने का टाइम आ गया, इन्वायरमेंट हेल्थ रेगुलेटरी एजेंसी, जो कॉम्प्रिहेंसिवली और कोहेसिव तरीके से इन्वायरमेंट गवर्नेंस पे फोकस कर सके, पोल्यूशन कंट्रोल पे और हेल्थ पे। ठीक है, वैसे तो काफी ज्यादा प्रोफाउंड इमीडिएट और इन्वायरमेंटल हेल्थ चैलेंज एड्रेस करने के लिए इंडिया के पास, और काफी ज्यादा स्टडीज भी कवर की जा रही हैं कि एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूटेंट, इन सब को कैसे काउंटर किया जाए। ठीक है, एयर पोल्यूशन PM2.5, ठीक है, रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम हो जाती है, कार्डियोवास्कुलर, मेटाबॉलिक डिजीज, प्रेगनेंसी आउटकम, चाइल्ड ग्रोथ, इन सब, ये सब किसकी वजह से हैं, PM2.5। तो मोस्ट वुलनरेबल पोल्यूशन के लिए, मतलब जो पॉपुलेशन है उसके लिए तो बहुत बड़ा चैलेंज है, चिल्ड्रन, एल्डरली और जो फाइनेंशियली पुअर लोग हैं। ठीक है, CPCB के जो एफर्ट है, सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, और जो MOEFCC, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट, इंडिया का जो करंट एनवायरमेंटल जो गवर्नेंस है, उसको इंटीग्रेट विद हेल्थ, हेल्थ के साथ इंटीग्रेट करने की जरूरत है। ठीक है, CPCB किस पे फोकस करती है, पोल्यूशन पे। MOEFCC किस पे फोकस करती है, एनवायरमेंट पॉलिसी पे। मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर किस पे फोकस करती है, डिजीज सर्वेलेंस मैनेजमेंट पे। तो इनके बीच में डिस्कनेक्ट है, इन्वायरमेंट, हेल्थ और इमिशन पे। तो एक सेंट्रलाइज एजेंसी जो EHRA होगी, वो इंटीग्रेट कर सकती है सब चीजों को, इन्वायरमेंट, हेल्थ और पोल्यूशन तीनों को। और काफी एग्जांपल भी है काफी कंट्री में, US में जैसे EPA है, इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एजेंसी, जर्मनी में फेडरल UBA है, जापान में MOE है। ठीक है, जो ब्रिज करते हैं इन्वायरमेंट और पब्लिक हेल्थ के जो गैप है उसको। EPA अप्रोच कवर लोड काफी ज्यादा कवर करती है, रेगुलेट एयर, वाटर, मैनेज कार्बन टॉक्सिक, ये सब जो चीजें हैं। जर्मनी की जो UBA है वो फोकस करती है एनवायरमेंटल पॉलिसी, एयर वेस्ट, और जापान की टैकल करती है पोल्यूशन और ये सब चीजें। तो जो ये इंटीग्रेशन है वो काफी जरूरी है। तो एजेंसी अगर EHRA इंडिया में भी होगी, वो हेल्प कर सकती है, यूनिफाइड रिस्पॉन्स, पोल्यूशन का भी, हेल्थ का भी, और एकदम से इनको कैसे टैकल किया जाए। डाटा ड्राइवन और एविडेंस बेस्ड अप्रोच, ग्लोबल फंडिंग इन्वेस्ट की जाती है इन्वायरमेंट हेल्थ में, मतलब इंप्रूव करने के लिए।
ठीक है। ऑर्गेनाइजेशन जैसे ICMR है वो प्रोवाइड करती है एसेंशियल सपोर्ट एनवायरमेंट हेल्थ रिसर्च में, तो लिमिटेड है उसके पास भी, क्योंकि कोई सेंट्रल बॉडी नहीं है जो सबको एक टारगेट दे सके। ठीक है। EHRA वो हेल्प करेगी इंडिया की ये मतलब कि साइंटिफिक रेगुलेशन में, कंबाइन करने में, जो डिजीज है उनको कंट्रोल करने में, हेल्थ इम्पैक्ट असेसमेंट में। ठीक है। और कॉन्ट्रैक्टरी टू कंसर्न दैट इन्वायरमेंट रेगुलेशन में इम्पीड, मतलब अगर हम इन्वायरमेंट पे ज्यादा रेगुलेशन लगाएंगे तो ये इकोनॉमिक ग्रोथ को रोक सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। EHRA प्रमोट करेगी सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस को, क्रिएशन ग्रीन जॉब क्रिएट होगी, लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल रिजिलेंस होगी। US EPA हैज शोन इट्स प्रेजेंस एंड वर्क टू नॉट हिंडर इकोनॉमिक ग्रोथ बट स्पुर इन्वेस्टमेंट इन रिन्यूएबल एनर्जी। ठीक है। नेक्स्ट है एग्रीकल्चर एंड पोल्यूशन प्रिवेंशन। इंडिया इकोनॉमिक जो ट्रेजेक्ट्री है नीड नॉट टू बी ओड विद एनवायरमेंटल हेल्थ के साथ इंडिया की जो इकोनॉमिक ट्रेजेक्ट्री है उसको अलग अलग रखो। जो एनर्जी ट्रांजिशन है, पब्लिक हेल्थ कैंपेन है, एनवायरमेंटल हेल्थ एनकरेज करता है। एंटरप्राइजेस को ट्रांजिशन में क्लियर टेक्नोलॉजी की, क्लीनर टेक्नोलॉजी का यूज करो ना। EHRA डेवलप कर सकती है पॉलिसी इंस्ट्रूमेंट, हेल्प करेगी नेशन को अलाइन करने के लिए इन्वायरमेंटल हेल्थ ऑब्जेक्टिव के साथ साथ जो इकोनॉमिक पॉलिसी है उनको कैसे मेंटेन रखा जाए। इन्वॉल्व पब्लिक असेंशियल फॉर सक्सेस ऑफ इन्वायरमेंटल हेल्थ इनिशिएटिव। जो तो EHRA के बारे में ये पूरा बताया गया कि ये क्या क्या करेगी EHRA, और अकाउंटेबिलिटी है। तो इंडिया की जो सक्सेस है रिन्यूएबल एनर्जी को मीट करने के लिए जो टारगेट है उसमें EHRA एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकती है। तो ये सारा था EHRA के बारे में। ठीक है। बायलैटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटी विद ए बिट ऑफ चेंज। UAE और इंडिया के बीच में जो साइन की गई थी बायलैटरल अर्ली दिस ईयर, तो उसने 2014 वाले इंडिया UAE के जो इन्वेस्टमेंट ट्रीटी थी उसको चेंज किया। इंडिया का जो लेटेस्ट इन्वेस्टमेंट ट्रीटी प्रैक्टिस है और माइट इलूसिडेट India's ongoing negotiation with UK and European Union. A typical bid should accomplish two objectives. First, it should balance competing goal of investment protection or state sovereign right to regulate. Second, it should contain an ambitious provision to reduce discretion of investor state dispute settlement tribunal. तो ये दोनों चीजें उसको पूरी करनी चाहिए। तो ये मतलब कि जो इंडिया की बायलैटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटी है उस मॉडल से इंडिया ने अडॉप्ट किया था मॉडल 2015 में। ठीक है। एक हैंडफुल काफी बायलैटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटी इंडिया ने साइन की है। इंडिया UAE BIT डिपार्ट्स फ्रॉम मॉडल BIT ऑन सम सिग्निफिकेंट इशू। कुछ इसमें इश्यू है। सबसे पहले क्या है, इट प्रोवाइड दैट फॉरेन इन्वेस्टर मस्ट एग्जॉस्ट लोकल रिमेडी फॉर एटलीस्ट 3 years बिफोर ब्रिंगिंग ISDS claim. This period in the model BIT subsequent that India signed with some countries जैसे बेलारूस किर्गिस्तान इज 5 year। जैसे हमने इनके साथ किया ना वहाँ तो 3 साल का पीरियड है, और जो बाकी कंट्री है बेलारूस किर्गिस्तान वहाँ 3 है, वहाँ 5 साल है। ठीक है। तो कुछ कंट्री कहती हैं कि 5 year काफी लॉन्ग है, मतलब काफी लॉन्ग है। तो एक फॉरेन इन्वेस्टर लीगल डिस्प्यूट विद स्टेट वुड बी रिजॉल्व इन 5 year। तो इंडिया मतलब एक कंसर्न है ये तो। ठीक है। इंडिया हैज टेकन दीज कंसर्न ऑन बोर्ड एंड softened its stand. This give foreign investor quicker access to ISDS, thus bringing pendulum somewhat back to pole of investment protection. A shorter waiting period for invoke ISDS does not mean India is exposing itself treaty claim। तो ये पूरा ऐसे ही इसके बारे में बोला गया है, इसके फंक्शन मतलब अलग अलग बताए गए हैं कि उसके बाद डेफिनेशन ऑफ इन्वेस्टमेंट इंडिया UAE में एंटरप्राइज के लिए कि कौन सी क्वालिफाइड है कौन सी नहीं। ठीक है। तो वो बताई गई है। थर्ड में क्या, आर्टिकल 4 इंडिया UAE का विद ट्रीटमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट के साथ ट्रीटमेंट कैसे होगा। तो ये सारी बातें इसमें बताई गई हैं। So one does not know whether the departure from the model bit significant India change to heart or are specific to UAE। UAE के लिए इतना क्यों किया गया। Developed country would be pleased with India's softening of the 5 year domestic litigation requirement. However, they would remain concerned about India's continued stand on excluding most favorite nation and taxation issue from the bit and bit। तो ये important आर्टिकल था, हमने किया। उसके बाद सोशल मीडिया जो है वो क्या ज्यादा हार्म कर रही है डेमोक्रेसी को अच्छा के बजाय, इसके ऊपर ये डिबेट आप ये पढ़ सकते हो खुद से। श्रीलंका को भी थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए अंबानी के ऊपर, क्योंकि अभी काफी ज्यादा गाज गिर चुकी है, काफी ज्यादा इन्वेस्टमेंट अंबानी जी का वहां पे। नेक्स्ट है
नियो लिबरलिज्म PSIR में एक कॉन्सेप्ट है, तो PSIR के जो स्टूडेंट है वो ध्यान से सुन सकते हैं, उसके इंपॉर्टेंट जो थिंकर है उनकी इंपॉर्टेंट बातें हैं वो हम देखेंगे, सो दैट आपका थोड़ा सा रिवीजन हो जाए, ठीक है। फ्रेडरिक हेक, फ्रेडरिक हेक है जो हेक, उन्होंने क्या बोला था, लिमिटेड स्टेट होना चाहिए, एंश्योर करना चाहिए रूल ऑफ लॉ पे और मेंटेन करना चाहिए मार्केट कंपटीशन, ठीक है। सोसाइटी क्या है, जब फंक्शन बेस्ट करती है जब स्टेट का इंटरफेरेंस ना, ह्यूमन नेचर क्या है, रैशनल एक्टर मानना है ह्यूमन को, जो नॉलेज है वो डिसेंट्रलाइज है, पॉलिटिकल क्या है, कलेक्टिविज्म और प्रायोरिटाइज इंडिविजुअल लिबर्टी पे ज्यादा फोकस करो, स्टेट का कंट्रोल मत होने दो, इकोनॉमी फ्री मार्केट होनी चाहिए, इन्वायरमेंट पे मिनिमल फोकस करो, ठीक है। तो ये था मिल्टन फ्राइडमैन ने इंडिविजुअल राइट पे वही बात कही थी, मिल्टन फ्राइडमैन न्यू लिबरल्स, डेविड हार्वे, हार्वे ने भी वही, लेकिन हार्वे ने क्या किया था, क्रिटिसाइज किया था न्यू लिबरलिज्म को, ठीक है, क्योंकि ये स्टेट तो कॉरपोरेट और कैपिटलिस्ट लोगों को सर्व करेगा, ना कि पब्लिक वेलफेयर का काम करेगा, सोशल इनइक्वालिटी पैदा करेगा, एलाइनेशन का काम करेगा, ह्यूमन नेचर सोशियो इकोनॉमिक स्ट्रक्चर के द्वारा सेव किया जाता है, ये तो बोल रहे हैं, न्यू लिबरल इरोड करता है डेमोक्रेसी को, ये बोल रहे हैं, ठीक है। माइकल फूको, फूको भी क्रिटिक्स था किसका, न्यू लिबरलिज्म का, स्टेट को एक ऐसे एंटिटी में कन्वर्ट कर देगा कि वो सिर्फ मार्केट की कंडीशन पे ही चलेंगे, इन्होंने बोला सोसाइटी इकोनॉमिक रैशनलिटी से गवर्न की जाएगी, तो इंडिविजुअल को सिर्फ इकोनॉमिक एक्ट ट्रीट किया जाएगा, तो ये तो अच्छी बात नहीं है। तो ह्यूमन नेचर है, सेल्फ रेगुलेटिंग एजेंट है, अपने एक्शन के अकॉर्डिंग वो रेगुलेट कर सकता है, इकोनॉमिक प्रोजेक्ट नहीं है न्यू लिबरलिज्म, पॉलिटिकल रैशनैलिटी भी है, ये सारी बातें माइकल फूको बोल रहा है, ठीक है। और इन्वायरमेंट, ग्रीन कैपिटलिज्म कैसे क्रिएट करता है, ग्रीन कैपिटलिज्म का अच्छा कीवर्ड है, ग्रामसी रिलीवेंस फॉर न्यू लिबरलिज्म हेजेमोनिक कंट्रोल को कैसे यूज करता है इन्होंने बताया, कंसेंट के थ्रू डोमिनेट करता है कोerशन की बजाय, ठीक है, ग्रामसी ने बोला, कल्चरल रिस्पेक्ट, कल्चरल डोमिनेशन होता है, कल्चरल इंपेलिज्म, ह्यूमन नेचर है वो सोशली कंडीशन होता है, और पॉलिटिकल जो है व्यू इनका, न्यू लिबरलिज्म क्रिएट करा पैसिव एक्सेप्टेंस इनइक्वालिटी की, इकोनॉमिक जो व्यू है डोमिनेंट क्लास को रीइंफोर्स कर रहा है इकोनॉमिक पॉलिसी के लिए, और इन्वायरमेंट में इन्वायरमेंट एक्सप्लॉयटेशन को कैसे लेजिटिमाइज करेंगे ये बताते हैं, जॉन रोल क्रिटिक था वो भी न्यू लिबरल का, उन्होंने तो वेलफेयर स्टेट के बारे में दिया ही था, थॉमस पिकेटी। अब ये 5-10 स्कॉलर ना आपको सबके, ये तो पूरा हमने न्यू लिबरलिज्म के क्या क्या आइडिया थे ह्यूमन नेचर पे, इन्वायरमेंट पे, ये हमने पढ़ ही लिए, बाकी आप भी पढ़ सकते हो, बाकी ना आप ये 10 कम से कम 5 से 6 स्कॉलर मिनिमम, और उनके व्यू, क्लासिकल लिबरल, नियो लिबरल, मॉडर्न लिबरल, नियो लिबरल, 3 टाइप के लिबरलिज्म, सोशलिज्म, मार्क्सिज्म, इन पे याद कर लो बिल्कुल अच्छे से, सो दैट आप अपने आंसर में उनको यूज कर सको। तो इस तरह से गाइज हमने आज का न्यूज़पेपर डिस्कस किया, आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा। आज है 22 नवंबर, और ये 22 नवंबर का न्यूज़पेपर है, 21 नवंबर के न्यूज़पेपर में जो आर्टिकल मिस हुए वो हम अगले न्यूज़पेपर में ऐड पक्का करेंगे, तो उसकी आप टेंशन मत लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और अगर अच्छा लगे तो शेयर भी कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, और PDF आपको टेलीग्राम चैनल का डिस्क्रिप्शन में लिंक है, प्रूडेंस करंट अफेयर के नाम से, तो वो ज्वाइन कर लेना, वहां पे मिल जाएगी। थैंक यू गाइज, थैंक्स अ लॉट।